तो अब तक हमने समझा कि इकिगाई क्या है और क्यों जरूरी है, लेकिन असली सवाल यह है प्रैक्टिकली करें क्या। किताब का दूसरा हिस्सा यही बताता है। पहला कॉन्सेप्ट है फ्लो। साइकोलॉजिस्ट ने एक आइडिया दिया था, फ्लो स्टेट। वो मेंटल स्टेट जब तुम किसी काम में इतने डूब जाते हो कि बाकी सब भूल जाता है। टाइम का सेंस खत्म हो जाता है, भूख प्यास का ध्यान नहीं रहता, तुम बस उस काम में हो। तुमने कभी नोटिस किया होगा, कोई बुक पढ़ रहे हो और अचानक रियलाइज हुआ कि तुम्हारे 3 घंटे निकल गए, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे, म्यूजिक सुन रहे थे, कोई गेम खेल रहे थे और लगा जैसे वक्त रुक गया हो। वो फ्लो था। इकिगाई वाले लोग अपने काम में रेगुलरली इस स्टेट में जाते हैं और किताब कहती है अगर तुम्हारा काम तुम्हें फ्लो में ले जाता है तो वो काम तुम्हारी इकिगाई के बहुत करीब है। लेकिन फ्लो आता कैसे है? इसके लिए जरूरी है कि काम न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल। अगर काम बोरिंग है तो माइंड भटकेगा इधर उधर, अगर बहुत ओवरवेलमिंग है तो एंजाइटी हो जाएगी। जब चैलेंज और स्किल का बैलेंस सही हो तभी फ्लो आता है। इसलिए किताब कहती है कि अपने काम में हमेशा थोड़ा ग्रो करते रहो। कंफर्टेबल जोन में बैठे रहने से फ्लो कभी नहीं आए। दूसरी बात, छोटी चीजों की कद्र करो। हम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम खुशी को फ्यूचर में शेड्यूल कर देते हैं। जब प्रमोशन मिलेगी, जब घर बन जाएगा, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे, और उस फ्यूचर का इंतजार करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है। ओकिनावा के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। उनके लिए सुबह की चाय का एक घूंट, पड़ोसी से 2 मिनट की बात, शाम को सूरज डूबते देखना, ये सब मोमेंट्स जेन्युइनली मैटर करते हैं। वो प्रेजेंट में जीते हैं। जापान में इसे वाबी साबी भी कहते हैं, यानी इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट और टेम्पररी चीजों में भी सुंदरता ढूंढना। हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, जिंदगी मैसी होती है, लेकिन उसी मैसीनेस में एक ब्यूटी है अगर तुम देखना चाहो तो। तीसरी बात, अपना ट्राइब ढूंढो। ओकिनावा में एक कॉन्सेप्ट है, मोआई, मतलब एक छोटा सा ग्रुप जो आपस में इमोशनली कनेक्टेड हो, करीब 5-6 लोग जो एक दूसरे के लिए जेन्युइनली हो, जो बुरे वक्त में साथ दे, अच्छे वक्त में सेलिब्रेट करे। रिसर्च कहती है कि लोनलीनेस उतनी ही जानलेवा है जितना स्मोकिंग। और जिन लोगों के पास सोशल स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं वो न सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं बल्कि फिजिकली भी ज्यादा हेल्दी रहते हैं। इकिगाई सिर्फ अकेले की जर्नी नहीं है, इसे लोगों के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ जीना होता है। चौथी बात जो किताब बहुत स्ट्रांगली कहती है, अपनी बॉडी का ख्याल रखो। ओकिनावा के लोग एक रूल फॉलो करते हैं, हारा हाचिबू, मतलब 80% पेट भरने के बाद खाना खाना बंद कर दो। पूरा नहीं भरना है आपको पेट। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम 100% खा लेते हैं तो बॉडी की सारी एनर्जी डाइजेशन में चली जाती है, लेकिन जब थोड़ी जगह बचती है तो बॉडी और माइंड दोनों ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा वो लोग बहुत ज्यादा मूव करते हैं, जिम नहीं जाते लेकिन दिन भर एक्टिव रहते हैं। गार्डन में काम करना, पैदल चलना, घर के काम करना, ये सब उनकी नेचुरल लाइफस्टाइल का हिस्सा है। किताब कहती है कि एक्सरसाइज को एक बर्डन की तरह नहीं बल्कि जिंदगी के एक नेचुरल हिस्से की तरह लो। और आखिरी, शायद सबसे जरूरी बात, इकिगाई एक डेस्टिनेशन नहीं, एक डायरेक्शन है। हम सोचते हैं कि एक दिन हमें अपना अल्टीमेट पर्पस मिल जाएगा और फिर सब सेट हो जाएगा, लेकिन किताब कहती है ऐसा नहीं होता। इकिगाई एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे तुम बदलते हो तुम्हारी इकिगाई भी इवॉल्व होती है। 20 साल में जो पर्पस था वो 40 में नहीं रहेगा, और ये ठीक है। जरूरी ये है कि तुम उस डायरेक्शन में चलते रहो। हर दिन थोड़ा और खुद को जानो, हर दिन थोड़ा और उस काम के करीब जाओ जो तुम्हें अलाइव फील कराए। इकिगाई तुम्हें ये नहीं सिखाती कि करोड़पति कैसे बनो या सक्सेसफुल करियर कैसे बनाओ। ये तुम्हें एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरी बात सिखाती है। एक ऐसी जिंदगी जियो जिसमें हर सुबह उठने की वजह हो, जहां काम, पैशन, पर्पस और लोग सब एक साथ हो, और जिसे वो मिल जाए उसे फिर किसी से कुछ मांगना नहीं।